बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आईएमएफ और पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी हैं। आज मुज़ाकरात का 7वां दिन था। इन 7 दिनों में अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। ज़राए का कहना है आईएमएफ तमाम सब्सिडीज खत्म करने, तरक्याती बजट आधा करने और बिजली के रेट्स में 50% इजाफा करने का मुतालबा कर रहा है, जबकि हुकूमत बिजली के रेट्स में 20 से 30% इजाफे पर राजी हो गई है। अब सवाल यह है, अगर हुकूमत आईएमएफ के मुतालबात मान लेती है तो मुल्क में महंगाई का सैलाब आ जाएगा और बेरोजगारी और कसाद बाजारी के शिकार लोगों के पास जिंदगी गुजारने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और हम अगर ये मुतालबात नहीं मानते तो फिर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। इन हालात में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि दूसरी तरफ इलेक्शंस का मामला मजीद उलझ चुका है। हुकूमत इलेक्शन करवाती नजर नहीं आ रही। मखसूस हालात में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इंतखाबात जो हैं वो आगे गए हैं। मेरा जाती मौकफ तो यह है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन है, जो माशी बहरान है, वो बहुत बड़ा है और वो भी एक बदतरीन सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया। खुल्लम खुल्ला आइन तोड़ने की धमकियां जो आप दे रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कराएंगे, अब अपने आप को आर्टिकल 6 की जद में लाकर अपने लिए और मुसीबतें न खड़ी करें। तो इलेक्शन की तैयारी करें। हमें पता है कि आपको मार इस दफा पाकिस्तान की कौम से बेतहाशा पड़नी है जो आपने मुल्क के साथ किया है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए आइन तोड़ने की बातें छोड़ दें और इलेक्शन की तैयारी करें। इस साल इलेक्शन कराने के बजाय मौजूदा हुकूमतों को 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी जाए, इस फार्मूले को आप कैसे देखें? ये जो भी ये राय देगा, जो भी अमल करेगा, उस पर आर्टिकल 6 लगेगा और ये वो आर्टिकल 6 होगा जो एग्जीक्यूट भी होगा। तकरीबन 25 दिन हो गए हैं पंजाब में और 20 दिन हो गए खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियां टूटी हुई हैं। आर्टिकल 105 आइन का कहता है गवर्नर शैल गिव डेट, जिस दिन असम्बली तोड़ेगा उस दिन डेट देगा इलेक्शनों की। आइन किधर रह गया है? आइन ये नहीं है कि जो आपकी मर्जी में है वो आइन है, जो आइन आपकी मर्जी में नहीं है वो आइन नहीं है। अब सवाल यह, क्या इलेक्शंस मसाइल का हल है या फिर ये खुद मसाइल में इजाफे का बाइस बनेंगे? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान ने एक बार फिर तोशाखाना केस में इस्तेस्ना ले लिया। एक तरफ जेल भरो तहरीक है और दूसरी तरफ अदालतों से बचने की कोशिश है। इसका क्या मतलब लिया जाए, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और आजकल मरियम नवाज साहिबा के साथ ये जलसों से खिताब भी कर रहे हैं और जलसे मैनेज भी कर रहे हैं। उस्मान डार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और आज इनसे रिलेटेड एक और खबर भी आपके सामने रखता हूं कि डार साहब के खिलाफ भी अदालती और हुकूमती कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या क्या हो रहा है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शहबाज राना साहब हमारे साथ होंगे और ये बताएंगे कि आईएमएफ और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकल रहा है। तो अफनान साहब ये फरमाइए सर, ये दो चीज़ें कन्फ्यूजन सी है। आपके जलसों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे आपने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। मरीम साहबा इस तरह खिताब करती जैसे वो इलेक्शन के लिए वोट मांग रही हैं, तंजीम साजी भी हो रही है। और दूसरी तरफ आज ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान है, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, इस तरह अलग अलग इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाना चाहती लेकिन आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हमने अभी तक कोई जलसा नहीं किया। हुआ ये है कि जहाँ भी हम गए हैं, जहाँ पे मरीम नवाज साहबा गई हैं, वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन जो है वो एक जलसे की शक्ल उसने इख्तियार कर ली, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा आ गए कि ज़ाहिर है वो फिर वो एक जलसा लगने लगा। लेकिन हमने अभी तक कोई जलसा किया नहीं है। हम इंशाल्लाह जलसा बहुत जल्द करेंगे राजनपुर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे एक इलेक्शन हो रहा है। तो देखें, हमारी जो जहाँ तक बात रह गई इलेक्शन की, तो हम जो है ज़ाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम अपने एंड के ऊपर तो हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। अब वो इलेक्शन अप्रैल में होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, जब भी होते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, हमारा होमवर्क सारा होना चाहिए। उसके लिए हम जो है वो पूरी जान लगा रहे हैं और इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं और वो लीड भी करेंगी इस इलेक्शन को, तो आपका क्या ख्याल है कि पंजाब में जल्दी इलेक्शन हो जाने चाहिए मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर, और आप तैयार हैं? देखिए, बात यह है कि हम तो अप्रैल के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि अप्रैल का सेकंड वीक जो है वो लाइकली
डेट होगा जो 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 इलेक्शन का है। गिवन ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि अगर कोर्ट या कहीं से कोई जो है और इस डेट को आगे कर दे, लेकिन हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह पंजाब में स्वीप करेंगे। अच्छा, जो वफाकी हुकूमत है, जाहिर है उसका आपका बहुत बड़ा शेयर है उसमें, लेकिन यहां पे बैठे हुए वुज़रा ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ताखीर का शिकार भी हो सकते हैं, बल्कि कुछ लोगों का तो ये दावा है कि शायद इस पूरे साल में इलेक्शन ही ना हो और इलेक्शन 6 महीने और आगे चले जाएं अक्टूबर के बाद पे। तो आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी जो वफाकी हुकूमत है उसके वुज़रा ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के चांसेस नहीं है, तो किसकी बात पे यकीन किया जाए फिर? देखिए, वो अंग्रेजी का वो मुहावरा है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो हम तो देखिए इलेक्शन की हमने तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन जब भी कभी हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें तैयार होना चाहिए। इसके अंदर मुख्तलिफ राय पाई जाती है, आप ठीक कह रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट में मुख्तलिफ लोगों की है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आइन और कानून को भरपूर तरीके से फॉलो करना चाहिए और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी यही रहा है और जो भी आइन और कानून के मुताबिक मामला हो वो लेके चलना चाहिए। हम कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। अब वैसे अफनान साहब एक सवाल और भी है, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक रिफ्ट हो, आप जो है मरियम साहब और आपकी तंजीम या आपकी पार्टी के वो लोग जो गवर्नमेंट के अंदर है वो ये चाहते हो कि वक्त नहीं होना चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पार्टी के अंदर? देखिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई रेजिमेंट तो नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, मैं ये कहूँगा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है तो गलत बात होगी, लेकिन मुशावरत से मामलात चलाए जाते हैं। हम मुशावरत करें, हमारी मुशावरत का अमल चल रहा है। हमारे मियां मोहम्मद और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि हम तैयारी कर रहे हैं इलेक्शंस की, हम भरपूर मुकाबला करेंगे। ठीक, हमारे कन्वेंशन जो है वो जलसे तो आप सोचें क्या होगा। ठीक, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। जो पहला सवाल मुझे करना चाहिए वो मैं बाद में करूंगा कि आपके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन सरदस ये फरमाइएगा कि दो आपके पास ओपिनियंस हैं, एक ख्वाजा साद रफीक साहब का ओपिनियन है, मोहम्मद अहमद साहब का ओपिनियन है, मलिक मोहम्मद अहमद का। वो दोनों ये कह रहे हैं कि इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं हो सकेंगे, शायद आगे इलेक्शन को ले जाना पड़े और हालात ख़राब हैं। और दूसरी तरफ मरियम साहबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए। तो आपको किस पे यकीन है? देखिए, अगर मुझे ज़ाती तौर पे पूछें तो मुझे तो खैर पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। अगर आप यकीन दहानी की बात कर रहे हैं, देखिए चोई साहब, अब तो बात बिल्कुल क्लियर है। गुज़श्ता 2-3 माह में जितने भी सर्वेज किए गए हैं मुल्क पाकिस्तान में, 1 दर्जन से ज़्यादा सर्वेज हुए हैं और उनमें ये 13 की 13 जमातें मिलके भी इमरान खान के करीब तक नहीं है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के करीब नहीं है। किसी जगह 20% है, किसी जगह मैक्सिमम 25 या 26% और पीटीआई 50 और 60% के बीच में आ रही है। तो ये तो कभी नहीं चाहेंगे इलेक्शंस हों, अवाम का एतमाद खो चुके हैं और जिस तरह की ये मुआशी दहशतगर्दी कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों को ले लें, डॉलर को ले लें या बिजली की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें ले लें। और मैं सच पूछिए, जब भी हम आवाम में जाते हैं, मौजूद हैं, लोग एक ही बात कहते हैं, हाँ साहब कि हमें सड़कों पे लाएं, हमें सड़कों के आने की कॉल दें, हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं। कमर तोड़ के रख दी आम आदमी की, गरीब आदमी की। ये जो मर्जी कहें जी, इमरान खान ने IMF से मुआहदा कर लिया। अगर इमरान खान ने मुआहदा कर लिया तो मैं सवाल उठाता हूँ, फिर उसके मुआहदे को आप लेके आगे क्यों बढ़ रहे हैं, फिर ये क्यों डायलॉग कर रहे हैं? रहने दें। अगर इमरान खान ही जो सब मुआशी भाई कर गया के साथ साइड आप नवाज साहबा बाकायदा कैंपेन स्टार्ट कर चुकी हैं, वो तंजीम साजी कर रही हैं, वो अब ज़ाहिर है टिकट होल्डर्स जो टिकट्स मांगने वाले उनसे दरख्वास्तें भी लेंगी। और दूसरी तरफ आप जो जल्दी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो जाए पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, आपने अभी तक कैंपेन शुरू नहीं की, जबकि कैंपेन सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी चाहिए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरी पार्टी जिसके बारे में आपका ख्याल है कि वो काम नहीं करेगी और वो ज्यादा सीरियस होगी और आप नॉन सीरियस हो गए? चोई साहब, हमारी कैंपेन तो गुज़श्ता 10 माह से जारी है। हम तो 10 माह से अवाम में हैं, सड़कों पे हैं, जब से हम हुकूमत से निकले हैं। और ख़ास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत छोड़ने के बाद तो हम मज़ीद लोगों में ही रहते हैं। हमारी तो कैंपेन हमारा लीडर इमरान खान घर बैठे बैठे कर रहा है, आप देख रहे हो। प्लस
मैं इनको हिराजत तहसीन पेश करता हूँ, आपके प्रोग्राम से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रोज ये एक ऐसा महंगाई बम फेंकते हैं, वो रोजाना हजारों की तादाद में पीटीआई का वोट बैंक बढ़ जाता है। तो हम तो कैंपेन में लेकिन सर, इलेक्शन के लिए सिर्फ तकरीर काफी नहीं होती, आपने तंजीम साजी करनी होती है, आपने अपने टिकट होल्डर जो हैं वो आपने इनको इनवाइट करना होता है, एप्लीकेशंस लेनी होती है, आपने हल्का बंदियों के ऊपर तवज्जो देनी होती है, आपने वोटर लिस्टें जमा करनी होती है, आपने वहां पे जो कैंपेन करने वाले लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। बहुत बड़ा काम होता है इलेक्शन में, लेकिन वो काम करते हुए आप नजर नहीं आ रहे। चोई साहब देखिए, पार्लिमानी बोर्ड हमारा फुली फंक्शनल है। सेंट्रल पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का मैं खुद हिस्सा हूँ। हमने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के कैंडिडेट्स तकरीबन फाइनल कर लिए हैं। अब हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि जब एक ख़त्मी तारीख एक शेड्यूल की शक्ल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आएगी तो हम अपने उम्मीदवारों के नाम भी अनाउंस कर देंगे। तो हम तो तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ये ज़रूरी नहीं कि हमने ढोल बजा के बताना है कि हम पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंगें कर रहे हैं। हमने कैंडिडेट्स डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की अगर मैं बात करूं जहां से मेरा ताल्लुक है, तकरीबन 90% टिकटें सियालकोट की जो है वो फाइनल हो चुकी हैं। इसी तरह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की हो चुकी है। हम तैयारी कर रहे हैं। तंजीम साजी पे तो हमने कन्वेंशंस किए, आपने देखा खुद, आपने अपने वीलॉग में गखड़ मंडी की बात की जब लॉन्ग मार्च में मैं सियालकोट से अपनी तंजीम सारी लेके वहां गया था। तो तंजीम तो पिछले 6-8 माह से हमारी पूरे पंजाब में, केपी में, हर तरफ हम काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सा मैं ये समझता हूँ कि ये अगले 10-15 दिन देखना चाहते हैं कि मरियम नवाज जो वापस आई हैं वो पल्स टेस्ट कर रहे हैं कि आया अवाम मरियम नवाज को एक्सेप्ट करते हैं। जिस तरह ये कह रहे हैं जी हमारे कन्वेंशन जो हैं वो जलसों में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो शायद देखने के बाद ये इलेक्शन का फैसला कर लें। अच्छा अफनान साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये फरमाइएगा कि ये एक परसेप्शन है कि आप इमरान खान साहब की मकबूलियत से खाइफ हैं, और ये हकीकत भी है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान साहब क्लीन स्वीप कर जाएंगे। अब आप अपने नर्व्स टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको महसूस हुआ कि मरियम साहबा के आने से लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आपको वोट मिल सकते हैं, तो फिर तो आप इलेक्शन करवा देंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी अंदेशा हुआ कि आप ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे तो फिर अल्टीमेटली आप इसको सस्पेंड कर देंगे। देखिए, पहली तो बात यह है कि इसको सस्पेंड करने का इख्तियार ना हुकूमत के पास है, ये इख्तियार सिर्फ कोर्टों के पास है कि वो अगर एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस देखेंगे तो वो इसको कर सकते हैं, या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हो सकता है। लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे कन्वेंशन के हम रिस्पांस देखें। हम इसलिए कन्वेंशन कर रहे हैं क्योंकि हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं। हम इलेक्शन अप्रैल में हो, अक्टूबर में हो, अगले साल हो, हम अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगे। और हम ये जो सर्वे है ना, ये फेसबुक के सर्वे पे तो इमरान खान बड़ा पॉपुलर है। ये एजेके का इलेक्शन आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ही रहते हैं ना, ये सेंट्रल पंजाब पोटोहार से लिंक्ड है ये एरिया। क्या रिजल्ट आया वहां पे? इतने पॉपुलर लीडर हैं, ये जब से बेफैज हुए हैं। तो सर आप अपने ज़िमनी इलेक्शन देख लें, अफनान साहब उनके क्या रिजल्ट्स निकले थे आपके सामने हैं। आप वैसे एक और सवाल ये भी यहाँ पे पैदा होता है, क्या है, और आपका ख्याल ये है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, इलेक्शन आइन के मुताबिक जो मामला है उसके मुताबिक होना चाहिए। उसके अंदर अगर कोर्ट कोई एक्सेप्शन देना चाहती है तो ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, ये हुकूमत का नहीं है। हम अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। हम इनको ये शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। आप देखिएगा कि ये नजर भी नहीं आएंगे। जो ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान है सर, मैं उसे सुन के बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि ख्वाजा साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आइन पसंद है, हमेशा उन्होंने आइन की बात की है। और मुझे याद है कि वो ये कहा करते थे कि इलेक्शन करवाएं, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। तो अब आज ख्वाजा साद रफीक साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे होते हुए नजर नहीं आ रहे, और इसको अगर सस्पेंड कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो इतनी बड़ी तब्दीली ख्वाजा साद रफीक साहब के माइंड में आ गई, तो मेरा ख्याल है कहीं पूरी पार्टी इस तरह ना सोच रही हो। नहीं, देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनकी मुख्तलिफ सोच है। हम मशावरत से मामलात को लेके आगे चलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई इस तरह सोच रहा है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि कोई भी काम मावराए आइन नहीं होगा। ये मैं आपको बिल्कुल 100% इंश्योर कर रहा हूँ कि हम आइन के मुताबिक मामलात को लेके चलेंगे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जब कत्ल हुआ था, एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस थे, कोर्ट ने एक्सेप्शन दी और इलेक्शन डिले हुए। हम ये समझते हैं
कि अगर कोर्ट ये समझती होगी तो वो दे देगी कि एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस, अगर नहीं है तो फिर अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहा है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं उसकी। ठीक हो गए। मैंने ब्रेक लेनी है अफरान साहब, लेकिन अगेन एक नुक्ता फिर आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो आपके ख्याल है कि अप्रैल में इलेक्शन होने चाहिए, क्या मियां शहबाज साहब भी इससे इत्तफाक करते हैं? क्या काबीना की राय भी यही है या सिर्फ आपकी जाती राय है? ये एक नुक्ता है आपके पास से। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। उस्मान डार साहब, ये फरमाइएगा आपके खिलाफ कौन सा केस खोल रहा है सर? देखिए चोई साहब, मुझे पिछले चंद रोज से नो कॉलर आईडी से मुख्तलिफ किस्म की थ्रेट्स भी आ रही हैं, हरासा भी किया जा रहा था। और बुनियादी तौर पे हरासा करने की वजह यही है कि इमरान खान से हट जाएं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मौक़िफ़ से हट जाएं, और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान को तनहा किया जाए। तो इस सिलसिले में सियालकोट में हमारे वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है। एक वर्कर जुवेद अली नामी को 4-5 रोज तक अगवा किया गया, उसे हरासा किया गया, और बाद 164 का उसका कह लें बयान एज ए वादा माफगुआ, एज ए प्रूवर लेके आ जाते हैं, और वो हमारा वर्कर जिसको इस बात पे मजबूर किया जाता है कि जी बयान दो कि मैं मुख्तलिफ जो वहाँ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कोई 30-40 लाख रुपए की कोई कमीशन है जी, वो खाई है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान के साथ जो खड़ा है, खाई है या वो जो वर्कर जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसने बयान दिया, उसने वो उससे ये दिलवाया गया है जी कि मैं पैसे पकड़ के तो इस तरह उस्मान डार और उसकी फैमिली को देता था ना। तो मकसद ये चोई साहब, अगर ऐसा ही करना था तो 150 अरब रुपए का मैं कामयाब जवान प्रोग्राम देख रहा था। गुज़श्ता 10 माह में 150 रुपए की भी करप्शन उसमें ये नहीं दिखा सके। 150 अरब का प्रोजेक्ट जो बजाय रास्त में देख रहा था। तो मैं कहना ये चाहता हूं, आपको कॉल आती थी, ये कॉल कौन करता था? अब सवाल वो है कि गुज़ारे को कॉल करता होगा तो अपना तारुफ को करवाता होगा ना सर। मैं देखें चोई साहब, मैं इससे आगे की बात करता हूँ। मैं कहता हूं कि वो कौन है जो सियालकोट में लोगों को उठा रहा है, अगवा करवा रहा है? वो कौन है जो फिर हरासा करता है और 164 के बयान लेके अप्रूवर बना के उनको पेश किया जाता है? इसलिए कि चोई साहब, हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आज फंडामेंटल राइट्स की जो तहरीक मेरा लीडर लेके आगे बढ़ रहा है उसका साथ दे रहे हैं। मुझे तो बहुत दफा कहा गया पीछे हट जाओ, फिक्स करेंगे। अब कॉल के ऊपर तो कोई नहीं पता चलता कि किस महकमे से, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें देखें कौन बंदा है। ये आपके साथ अगर हो रहा है तो ज्यादती है, अगर हो रहा है तो ज्यादती, मैं पहले कह रहा हूं। लेकिन देखिए आपका जो अपना लाहे अमल है ये उसके मुताबिक तो बहुत अच्छा है। आप तो खुद ही जेल भरना चाहते हैं, तो अब जाहिर है जेल आप खुद आपके पास आ रही है, तो अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है हम यकीनन मजम्मत करेंगे उसकी। लेकिन अगर आप जेल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी सब लोग भी, आपके वर्कर्स भी जेल में आ जाएंगे तो जेल भर जाएगी इस तरह। बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने चोई साहब। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं अपने लीडर की कॉल पे, लेकिन वो तो हम वॉलंटियरली जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर जैली मुकदमात बनाए जाएंगे, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के, बगावत के, इस तरह एंटी करप्शन के महकमे का भरपूर इस्तेमाल ये करने जा रहे हैं पंजाब में। मेरे जैसे जितने भी कारकुनान हैं पंजाब में, आप देखेंगे कि उनको एंटी करप्शन के महकमे से ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये मुकदमात जो हमारे ऊपर बनाए जा रहे हैं, इसके हम कानूनी जंग लड़ेंगे। जेल से नहीं डर रहे हैं, लेकिन हम अपना पूरा राइट रखते हैं कि अगर हमारे ऊपर जैली मुकदमात बनाए जाते हैं, मेरी जात के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया है करप्शन का ना, तो मैं उसकी कानूनी जंग लड़ूंगा। आज मैं लाहौर हाई कोर्ट में गया, सोमवार के लिए आपके FIA को, एंटी करप्शन को और पंजाब पुलिस को समन कर दिए जज साहब ने, और ये आएंगे। और फिर जिन लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, मैं इन्हें वेलकम करता हूं, आए बताएं कौन सी करप्शन की है, कहां पैसे पकड़े हैं, क्या ले। ये फरमाइएगा कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ये मार्च में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, आप उसमें शरीक हो रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए जी, हमारे उम्मीदवार भरपूर आपके सामने आ चुका है। जो उम्मीदवार थे जो इन्होंने डीनोटिफाई किए थे, वो आप तो नहीं लड़ रहे ना, उस्मान डार तो नहीं लड़ रहे? नहीं, चूंकि मैं नहीं जीता था, बल्कि आपको पता ही है एक मशहूर जमाना फोन फ्रेंड जनरल बाजवा को जो हाजा सर देखिए बहुत से हल्के हैं, आप किसी हल्के से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, पार्टी आपको लड़ा सकती है। नहीं, लेकिन सियालकोट में नहीं हो रहा ना जहां से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूं। तो खैर, लेकिन चोई साहब, देखने वाली ये बात है
कि इलेक्शंस को आइन शिकनी की तरफ तो ये जा रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, आए रोज मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ जाते हैं। पाकिस्तान के आइन को मोम की नाक की तरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरफ चाहते हैं कानून और आइन को मोड़ अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। अब अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे ना। कभी एक दौर था, आपको याद होगा, देखिए का टिकट चलेगा। एक तो डार साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। अगर आप ये लोग करवा रहे हैं, आप करवा रहे हैं, या जो निगरान हुकूमत है वो करवा रही है, या कोई और करवा रहा है, तो इनके साथ ये बड़ी ज्यादती है। लेकिन अब सवाल ये कि एक तरफ तो आप खुद पूरी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, और बाकी इस तरफ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लोगों के खिलाफ पर्चे भी हो रहे हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, और इसके साथ साथ आप कानून में तरमीम करके एक ऐसा कानून लाना चाह रहे हैं जिसमें किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे जमानत के बगैर, वो जमानत नहीं करवा सकेगा, उसके बगैर जेल में रखा जा सकता है। तो आप इसका, आपका ख्याल यह है कि आप इस तरह इलेक्शन लड़ेंगे कि मुखालफिन को सबको जेलों में डाल देंगे? देखिए, बात यह है कि हमने तो इनके खिलाफ कुछ किया ही नहीं है। मैं आपको 2018 के इलेक्शन का बता देता हूँ, जो इनके कारनामे थे, जो इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए थे। इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला, मरियम नवाज साहिबा को जेल में डाला। इन्होंने झूठे मुकदमे बना के तमाम, ज़्यादातर हमारी लीडरशिप के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए, मेरे समेत। और उसके बाद इन्होंने वो, आपको याद होगा, हमारे जो टिकट होल्डर्स थे उनको धमकियां दिलवा के उनसे टिकट वापस करवाई। इन्होंने जनूबी पंजाब महाज का फ्रॉड किया जो आज तक नहीं बना, और उधर भी सारा कुछ करवाया। और ये सब कुछ ये फरमाइशी प्रोग्राम इमरान खान साहब का था, इसको अंदर डालो, उसको अंदर डालो, फलाने को हरवाओ, फलाना। कसम खाई हुई है कि जो 2018 में ये करते रहे हैं 2023 में आप करेंगे। नहीं, हम तो देखे ना, इमरान खान बाहर है, इनकी सारी लीडरशिप बाहर है। क्या ये थोड़ी है कहते हैं ये मवाजना आप देखे ना। अगर हम ये कर रहे होते तो इमरान खान समेत सारे अंदर होते। अगर हम आइन और कानून पे यकीन ना करते ना, इनको लगभग हम नैब का कानून ना तब्दील करते। हम सबसे पहले इनको नैब से जिसके थ्रू ये हमें अंदर करते थे ना, हमने तो वो कानून तब्दील कर दिया। उससे ज्यादा खतरनाक कानून लेके आ रहे हैं आप। अंदर करते सबको जो नैब का कानून था उससे बड़ा कानून लेके आ रहे हैं आप। देखिए, मैं जब कोई चीज आ जाएगी तो फिर उसी पे कमेंट करेंगे। मफरूजे पे तो मैं क्या कमेंट करूं, लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूं कि हमारी अगर नियत खराब होती, हम नैब का कानून खत्म ना करते, हम इनको लग पता जाता। ये देखें, ये कब इन्होंने ये आज तक इलेक्शन नहीं जीते। इनको तो कभी जनरल जहीरुल इस्लाम, कभी जनरल फैज, कभी कोई जनरल, ये फोन अ फ्रेंड की बात करते हैं। ये तो अपना इलेक्शन इन्होंने लड़े भी हैं, जीते भी हैं, और उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी, याद रखिए। ये कोई वो फरमाइए सर, ये इन हालात में अगर इलेक्शन हो जाते हैं अफनान साहब, तो एक नतीजा है, और अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर उसका भी एक रिजल्ट है। तो अब आप ये बताइएगा कि इलेक्शन नहीं होते तो जो बहरान होगा वो बड़ा होगा, या इलेक्शन होने के बाद जो बहरान होगा वो बड़ा होगा? देखिए, मैं आपको पहले भी वाली बात आप दरख्वास्त कर चुका हूँ कि हम कोई गैर आइनी काम नहीं करेंगे। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ। अगर तो जो कोर्ट के थ्रू जो मामलात होंगे, अगर अप्रैल में इलेक्शन होना हुआ, मैं आपको भी बैठ के बता रहा हूँ कि वो हो जाएगा। हम कोई गैर आइनी, गैर मावराए आइन, या हम कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या हम किसी जनरल को साथ मिला के मुल्क के ऊपर सेमी मार्शल लॉ लगा के अपनी हुकूमत बढ़ाने का कारनामा, कोई इस तरह का कारनामा हम अंजाम नहीं देना चाह रहे। हम इस आइन के रखवाले हैं। इससे पहले आप ये कह रहे थे कि जनरल फैज साहब इनको ज़िमनी इलेक्शन जितवाते रहे, जो आप कह रहे थे, मैं चाहता हूं दोबारा दोहरा दें। बिल्कुल जितवाते रहे। मैं दोहरा रहा हूं, क्या कहते हैं कि वो इनके ये देखे, जहां वजीर आजम हाउस का फोन टैप हो रहा है और रिपोर्टें जा रही हैं, वहां आपके ख्याल में ज़िमनी इलेक्शन नहीं मैनेज हो रहे? इन्होंने अपने तमाम जनरल फैज साहब उस वक्त पेशावर के कोर कमांडर थे, वो पेशावर में बैठ के पंजाब का इलेक्शन कैसे मैनेज कर सकते सर? वैसे ही मैनेज कर सकते थे जैसे वो फोन कॉल मैनेज हो रही थी, कि फोन की सारी रिपोर्टिंग जो है उधर भावलपुर जा रही थी। कैसे जा रही थी आप मुझे बताएं? एक अफसर जो है वो तमाम चीजें लेके भावलपुर रिपोर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? इसका मतलब उन्होंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल किया पीटीआई को फायदा देने के लिए, और इसीलिए ये इलेक्शन के रिजल्ट आते रहे। वरना तो आप देखें ना, उनके जाते ही एजेके का इलेक्शन हुआ, वो रिजल्ट नहीं आया। ये तो कह रहे थे कि हम 13 जमातों को हरा देंगे एजेके में, 13 जमातों का इत्तेहाद है, 2 जमातों पीपीपी और पीएमएलएन के डबल से भी ज्यादा इनकी सीटें हैं।
मुजफ्फराबाद में तबाह बर्बाद हो गए, ये मीरपुर में तबाह बर्बाद हो गए, ये हमें क्या कहते हैं इलेक्शन हराएंगे। अवाम ये बात जानती है कि मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अवाम इमरान खान के 4 साल नहीं भूली। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा यहाँ पे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद शहबाज राना साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शहबाज राना साहब। IMF और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर जितनी डेवलपमेंट हो रही है इनकी नजर है और ये सारा दिन वहां पे मौजूद रहते हैं। राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर, अब तक क्या सूरत हाल है? चौधरी साहब, ये मुज़ाकरा 10 दिन के लिए थे। 31 जनवरी को शुरू हुए थे, 10 हो जाए तो 9 फरवरी को खत्म होने हैं जो इनका शेड्यूल है। आज 8वां दिन था। 8वें दिन के बाद भी हम ये बात यकीन से नहीं कह सकते कि प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे कि नहीं होगा, लेकिन ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती। उसमें बहुत सारे इफ्ट्स एंड बट्स हैं, बहुत सारी चीजें जो इनकी पाकिस्तान की पोजीशन थी 31 जनवरी को या 1 फरवरी को, उससे तो सूरत हाल बेहतर है। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ कंक्लूजन के ऊपर आपने पहुंचना है IMF के साथ, उसमें अभी भी इनको कुछ बुनियादी सफर तय करना है पाकिस्तान ने, क्योंकि IMF ने तो बताया हुआ कि हम खड़े हुए हैं, आप जब आ जाएं हम गले मिलने को तैयार हैं। पाकिस्तान की डिमांड जो है वो फिक्स है, वो उनका ये कहना है कि हमारी शॉपिंग लिस्ट फिक्स उनकी शॉपिंग लिस्ट फिक्स है और नई नहीं है। कुछ ऐसे इंप्रेशन दिया जा रहा है कि IMF ने कोई नए मुतालबात कर दिए हैं। उनके मुतालबात बिल्कुल नए नहीं है। वही बात कर रहे हैं जो पहले कर चुके हैं वो। और वो जो एक डॉक्यूमेंट होता है इनका, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, MEFP, ये वो दस्तावेज होती है जिसके अंदर जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो शराइत आपने अमल दरामद करने तो उसमें खुद हुकूमत पाकिस्तान ने कमिट किया होता है। ठीक, उसके ऊपर वो कह रहे हैं आप अमल दरामद कर दें। तो ये वही शराइतें जो शौकत तरीन साहब ने की थी या मिफ्ता इस्माइल साहब ने? इसमें आप कह सकते हैं कि 90% तो वही शौकत तरीन वाली है। बाकी जब इन्होंने जो PTI ने प्रोग्राम साइन किया था वो सितंबर 2022 में खत्म हो जाना था। इस हुकूमत ने उसको एक्सटेंड करवा लिया जून 2023 तक। चूंकि इन्होंने एक्सटेंशन करवाई, उसके साथ कोई $500-600 मिलियन इनको इजाफी मिलना था, उसके साथ कुछ नई शराइत भी आती है। बट प्रॉब्लम अब ये है कि, बल्कि एक जो डेवलपमेंट अच्छी ये है कि कल वजीर आजम साहब ने इस बात की इजाजत दे दी कि आप बिजली की कीमतों में इजाफा कर दें। अच्छी इसलिए है कि इससे प्रोग्राम हो जाएगा, वैसे लोगों के लिए तो ये बुरी खबर है। बट अभी भी गैप्स हैं। पावर सेक्टर के ऊपर भी मसले अपनी जगह पे कुछ बेहतर हैं बट खड़े हुए हैं। फिस्कल जो बजट वाली साइड है वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं। जो हमें बाहर से कर्जे मिलने और कितने मिलने हैं, इसके ऊपर भी अभी काफी फर्क है। तो कल का दिन इसलिए क्रूशियल होगा कि कल जो नया ड्राफ्ट उसका MEFP जो इसका भी मैंने बताया आपको, उसका ड्राफ्ट अगर कल पाकिस्तान को मिल जाता है तो वो एक डेवलपमेंट होगी। उसके बाद फिर बात आगे चल सकती है। अगर कल ना मिला, वो परसों ड्राफ्ट देती हैं, तो वो फिर हो सकता है फिर टॉक्स या एक्सटेंड हो जाए या वो वापस चले जाएं और फिर दोबारा कोई इनकी ऑनलाइन बात हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी चीजें दरमियान में हैं, ना अच्छी हैं ना बुरी हैं, लेकिन एक स्टेज के ऊपर खड़ी हुई हैं। अब ये फरमाइएगा, बिजली में IMF कितने % इजाफा करना चाहता है और पाकिस्तान ने कितनी कमिटमेंट की है? देखिए, IMF की एक बड़ी सिंपल चीज थी जो हुकूमत पाकिस्तान ने एग्री की हुई है। वो ये थी कि इस माली साल में 2022-23 में कोई नया रुपया सर्कुलर डेट में आप शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। तो जब IMF की टीम आ गई तो उसके सामने ये लेके गए प्लान कि जी 952 अरब रुपया शामिल हो सकता है। आपने जीरो करना था, 952 का जब लेके गए और उनका भाई ये तो हमें काबिल कबूल नहीं है। आपने हमारे साथ जो जून में कमिटमेंट की थी उस पर आप खड़े रहिए, और जो जून वाली भी कमिटमेंट थी उसके पीछे एक प्लान था जो उस वक्त की काबीना ने, PTI की काबीना ने अप्रूव किया था। तो उसके बदले मैंने कहा जी हमें 675 अरब की आप सब्सिडी देने की इजाजत दे दें और बाकी हम टैरिफ इंक्रीज कर देते हैं समाही बुनियादों पे। IMF उस पे नहीं मान रहा। जो IMF की डिमांड है वो तकरीबन बनती है 50%। अभी जो कीमतें उसका 50%। हुकूमत की कोशिश है कि 20% से लेके कुछ 30-32% तक उसको सेटल कर ले। गवर्नमेंट अगर बढ़ाएगी तो वो 7 रुपए, 7.25 रुपए, 7.5 रुपए होगी, और वो जो IMF का मुतालबा है वो मेरा ख्याल है 12 रुपए से ज्यादा। 12 रुपए से ज्यादा ये बेस टैरिफ में है। इसके अलावा जो समाही बुनियादों पर होगा उसमें 3 टैरिफ्स हैं। अभी फरवरी का इन्होंने प्लान दिया, वो 3 रुपए कुछ पैसे है, 3 रुपए 24 पैसे है शायद। फिर मार्च में लगेगा 69 पैसे, फिर उसके बाद जून में लगेगा कोई 1 रुपया, कोई 21 या इस तरह कुछ पैसे हैं। तो मिला के कोई 6-6.25 बन जाते। लेकिन पिछला टैरिफ खत्म होगा समाही का, उससे बाद अगला नया लगेगा। और ये जो तमाम सब्सिडीज हैं वो भी वापस लेना चाह रहे हैं IMF, कहता है कि देखिए सब्सिडीज का तो उनका बड़ा सिंपल है कि जब बजट में जो आपने सब्सिडीज दे दी हम उसके साथ खड़े हैं। तो जब आप एक चीज से पीछे हट रहे हो, खुद आपने कमिटमेंट्स दे दी हैं, बजट में आपने पैसा नहीं रखा, अभी आप उठ के मुंह उठा के आगे हमारे पास के 700 अरब 675 अरब की और सब्सिडी, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। अमेरिकन भी बाकी लोग भी इनको यही कह रहे हैं कि हमारे टैक्स पेयर्स जो है
अब आपके घरों में जाके बिजली के बिल नहीं देंगे आपकी जगह पे। ठीक। आपको अपना निजाम दुरुस्त करना है। हमें ये मत बताएं कि लोगों की मुश्किलात क्या है। आपने ये जब फैसले हमारे साथ बैठ के किए थे तो आपको एहसास होना चाहिए था कि आप किन चीजों पे कमिट कर रहे हैं, तो हमें उसकी डिलीवरी दें। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि जब सारे मुतालबात हम मान लेंगे, IMF के ज़ाहिर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तो डिफॉल्ट से तो हम निकल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आम आदमी को इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? देखिए, पहली बात यह कि डिफॉल्ट से मुकम्मल तौर पर नहीं निकलेंगे, खतरा टलेगा अभी, क्योंकि $3 अरब के आपके रिजर्व्स हैं और यहां से आपने आगे बढ़ना है और आगे बेतहाशा आपकी अदायगियां होनी है गैर मुल्की। आम आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा कीमत है चौधरी साहब। मतलब मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में इतनी हैवी कंडीशनैलिटीज नहीं देखी, और हम इस पर सिर्फ IMF को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारी अपनी गलती है। अपनी गलतियां सर। प्राइम मिनिस्टर को किसने कहा था कि उठा के एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी वो दे दे, सब्सिडी का पैकेज दे दे बिजली के ऊपर। इसी तरह की और बहुत सारी इन्होंने हरकतें की हुई हैं। तो बोझ आप इस बात से अंदाजा लगा लें, कम से कम 1/4 तो उनकी बिजली की कीमत बढ़ेगी ना, इससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि डिमांड ज्यादा है। इसके साथ ही टैक्सों का बोझ बढ़ेगा, और अगर इनकी जो सबसे बड़ी डिमांड है IMF की, सेल्स टैक्स का जो इस वक्त का रेट 17% है, जो अक्रॉस द बोर्ड है तमाम अशिया के ऊपर, उसको कह रहे हैं 18% कर दो, तो उससे अक्रॉस द बोर्ड हर चीज में महंगाई आएगी। इसी तरह की, और अब जैसे एक्सचेंज रेट का है, आपके जो रुपए की कदर में कुछ तकरीबन 18 से 20% कमी अभी हो चुकी है। उसका इंपैक्ट आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में, तेल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, ट्रांसपोर्ट के किरायों में, हर सूरत में। तो आम आदमी क्रैश हो जाएगा इसके बाद, क्रैश होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, IMF टफ क्यों है इतना ज्यादा इस वक्त? क्योंकि हमने वादे किए माजी में और उनको पूरा नहीं किया। हम ये समझते हैं कि हम दुनिया की स्मार्ट तरीन कौम है, ठीक है, और मेरा ख्याल जो हमारे साथ अब हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हम इसको डिजर्व। बस जुगाड़ लगाना है। हम जुगाड़ अब जुगाड़ लग नहीं सकता। अब जुगाड़ नहीं लगेगा। देखिए, पहले जुगाड़ इसलिए लग रहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिका ने निकलना था, ठीक, उनको रास्ता चाहिए था, और उनका ठीक है 2013 से 16 वाला जो IMF का प्रोग्राम था उसमें 18 वेवर्स लिए थे। वो वेवर्स इसलिए आ रहे थे कि IMF की अमेरिका की यहाँ पे एंगेजमेंट थी। उस वक्त फिर चाइना भी आपके साथ था। अब चाइना को भी आपने नाराज किया हुआ है, अमेरिकन भी नाराज है, UAE भी नाराज तो नहीं है, बट उस तरीके से आपके साथ वो फ्रेंडली नहीं है। सऊदी अरब के भी आपके साथ इश्यूज हैं। तो एट अ टाइम जो हम सबको बेवकूफ बनाते थे, उन सब ने ये डिसाइड कर लिया कि ये कौम हमें जो बेवकूफ बना रही थी, हम समझते हैं कि एक सॉवरन नेशन है, ये काबिल इज्जत और काबिल एतमाद लोग हैं, लेकिन इन्होंने हर किसी को धोखा दिया। तो दिस इज द टाइम दे हैव टू पे अ प्राइस। अच्छा, ये फरमाइए, गवर्नमेंट की तैयारी ठीक थी इस वक्त जब ये नेगोशिएशन करने पे आई, या फिर आप समझते थे कि इसाक डार साहब को बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए? जो साहब, सागदार साहब ने खुद तो तैयारी नहीं करनी थी ना, ब्यूरोक्रेसी आपकी तैयारी करती है, और तैयारी अच्छी नहीं थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पावर सेक्टर की प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी शुरू में, गैस सेक्टर की प्रेजेंटेशन शुरू में ठीक नहीं थी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर इश्यूज थे इनके, तो हर सेक्टर में इनको प्रॉब्लम्स आई हैं। हाँ, मैं एक्सपेक्ट ये करता था कि वहां पे 3-4 वज़रा बैठे हुए या मुआवने ख़ुसूसी बैठे हुए तो हम इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, हम नहीं कर सके। और सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है ये, पावर सेक्टर के रिस्पॉन्सिबल तो खुरम दस्तगीर साहब हैं, गैस के जो है वो डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब हैं, फाइनेंस के ये हैं, तो इन सब ने काम मिलकर ठीक नहीं किया। बेसिकली पीछे से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना था, और आप पाकिस्तान के निज़ाम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिस तरह की ब्यूरोक्रेटिक हमारी हरकतें हैं या आदतें हैं, तो हम वो एक जो होती है ना, एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन कि मुल्क एक क्राइसिस के अंदर है और यहां से हमें इसको बेहतर तरीके से आगे लेके जाना है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये फरमाइए, डार साहब के बारे में कहते थे कि वो आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे, आपका ख्याल ये कि वो सारा परसेप्शन गलत साबित हुआ है और डार साहब फंस गए बुरी तरह? मिसकैलकुलेशन हुई है चौधरी साहब। उसमें मिसकैलकुलेशन सबसे बड़ी ये है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक है वो इनकी मदद कर देंगे, और जब वो मदद कर देंगे तो इनके रिजर्व्स में इतना पैसा पड़ा होगा कि IMF इनको बहुत टफ नहीं होगा, क्योंकि ये बंद गली में नहीं पहुंचे होंगे। वो मिसकैलकुलेशन की वजह से बंद गली में पहुंच गए हैं, और IMF को पता ही जिस बंद गली में ये आज पहुंचे हैं, शायद 20-25 साल बाद दोबारा वहां पहुंचे, तो अभी से इनको फिर एक दफा सबक सिखा तो जहां ये पहुंच चुके हैं। अच्छा, कोई हमारे पास ऑप्शन है किसी तरफ से, कोई लाइफ लाइन हो जो पाकिस्तान को इसको सपोर्ट कर सके? देखिए, सऊदी अरब ने $2 अरब अनाउंस किया, UAE ने, हमने दावा किया कि UAE ने अनाउंस किया है $1 बिलियन एडिशनल, अभी तक कहीं से पैसा नहीं आया नहीं। और ये $2-4 अरब आ भी जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, 2-3 माह आपके क्रॉस हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, फिर आप इसी जगह पे वापस आ जाएंगे। एट दिस पॉइंट इन टाइम IMF इज द ओनली ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, गवर्नमेंट को आपको सीरियसनेस नजर आती है गवर्नमेंट की किसी साइड पे कि वाकई ये चाहते हैं कि मामला ठीक हो जाए, कंट्रोल हो जाए? कम से कम अब कुछ संजीदा लग रहे हैं 3-4 दिन से, उससे पहले नहीं लग रहे थे, टाल मटोल चल रही थी कि हम इनको बताएंगे, थोड़ा सा राइट लेफ्ट करेंगे। अब जब वज़ीर आज़म साहब ने भी इस बात की इजाजत दे दी कि बिजली कीमतें बढ़ा लेंगे, टैक्सेस का वो पहले कह चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब संजीदगी आ रही। इनको पता है कि ये वापस अगर मिशन चला गया बगैर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किए हुए, तो पाकिस्तान के दिवालिया ना होने के चांसेस मेरा ख्याल बचते नहीं है होने के। अच्छा, वैसे अब एक सीरियस सारा पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि आपका इकोनॉमी ज़ाहिर है, आपका परसेप्शन भी यही है और आपका प्रोफेशन भी यही है। अब लेकिन
सियासी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर फर्ज करें कि ये साइन कर देते हैं इस प्रोग्राम को, तो क्या ये इलेक्शन करवा सकेंगे? साहब देखिए, इलेक्शन तो होने हैं, अमेरिकन कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, ठीक है, और अमेरिका कह रहा है IMF कह रहा है कि IMF कह रहा है प्रोग्राम करो, तो अमेरिका कह रहा है इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन टाइम पे करवाओ या पहले करवाओ? एक एक्सरसाइज हुई, नहीं मेरा ख्याल वो तो फिर टाइम पे होगा ना। अभी अगर ये प्रोग्राम हो जाता है तो इससे जो इकदाम जितने भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये करेंगे तो ये कैसे ये इलेक्शन में जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर बात ये नहीं कि जून में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और हम रिलैक्स हो जाएंगे और बजट का मुंह खोल देंगे, वो भी नहीं हो सकता। इट्स टफ कॉल। तो फिर ये मेरा ख्याल फिर यही तरीका होगा ना, इनको बंद करो, इनको मार्जिनलाइज करो अपोजिशन को, तो फिर शायद उस तरफ जाएंगे। बट देखिए, मेरी इत्तला ये है कि कुछ अर्सा पहले इसहाक डार साहब की और जो लीगल टीम है हुकूमत की, उसकी इसके ऊपर काफ़ी डीप कंसल्टेशन हुई थी कि किसी तरीके से आईनी तरीके से कोई 1 साल 6 माह आगे लिया जाए। तो प्रॉब्लम को कुछ तरह कोई रास्ता मिला नहीं है। इलेक्शन इनको अक्टूबर में करवाने पड़ जाएंगे। बाकी आपको पता है पाकिस्तान में हर चीज आई नहीं, तो वो तो फिर मार्शल लगाना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं। मार्शल लगाने के पैसे किधर है? तेल, वो जो टैंक ये जो भी चीज चल के इस्लामाबाद पहुंचेगी उसके पैसे हैं तेल के लिए आपके पास। ठीक, अच्छा ये फरमाइएगा कि अगर ये सब कुछ हो जाता है तो अगली जो गवर्नमेंट होगी, क्या उसके पास इतना ऑप्शन होगा, क्या उसके पास इतना लिवरेज होगा कि वो प्रॉपर गवर्नमेंट चला सके? ये सारा मलबा उसके ऊपर गिर जाएगा या फिर? चौधरी साहब, $3 अरब के आपके रिजर्व्स हैं, जितने भी आपके पास पैसे इजाफी आएंगे, अब इजाफी तो नहीं है, जो आपकी जरूरियात के हैं वो इतने ही होंगे कि आप दिवालिया नहीं होंगे। तो जो नई गवर्नमेंट भी होगी उसको पहले साल 6 माह अपने रिजर्व्स बेहतर करने में, गैर मुल्की कर्जे अदा करने में लगेंगे, तो उसके लिए भी आसानियां नहीं होंगी। हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं और कम से कम 2 साल रहेंगे। वैसे कोई रास्ता है हमारे पास, हमें क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म में हमारे पास कोई रास्ता नहीं। IMF के प्रोग्राम में जाए, इंसानों की तरह काम करें, और जो आपके फिस्कल आपके अखराजात हैं, फजूल के 78 अरकान की काबीना है और बाकी जो मामला है उसको सेटल करें। ये इस तरह निजाम चलेगा नहीं। अब ठीक हो राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।